नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं की ऐच्छिक हिंदी के प्रश्न पत्र पर चर्चा करने वाले हैं। यह अभी जो मिड टर्म परीक्षा हुई उसकी इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, यानी द्वितीय पाली के प्रश्न पत्र जिसके कि हम खंड का और खा पहले से ही कर चुके हैं। आज हम खंड ग की बात करेंगे। इसमें अंतराभाग 1 व अंतराल भाग 1 के प्रश्नोत्तर होंगे। सप्रसंग व्याख्या, काव्य सौंदर्य, साहित्यिक परिचय आदि से संबंधित सभी प्रश्न आपको मिलेंगे और आप इस प्रश्न पत्र को कर लेने के उपरांत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि 11वीं का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र कैसा होने वाला है और आपको उनके उत्तर कैसे देने हैं। अंक योजना के अनुरूप आपको कितने कितने बिंदु लिखने हैं और आपका जो परीक्षक है वह क्या उम्मीद रख के बैठता है कि आप किस तरह का उत्तर दें। और अब आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह जल्दी से कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। फिर हम चलते हैं खंड ग के प्रश्नोत्तर को करने, जिसमें कि आप प्रश्न संख्या 8 से लेकर 14 तक के सभी प्रश्न जान पाएंगे। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला पद्यांश दिया गया है, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले हमें बताना होगा संदर्भ, और संदर्भ में कविता का नाम जाग तुझको दूर जाना, कवित्री महादेवी वर्मा। फिर दूसरे स्थान पर आएगा प्रसंग, जिसमें हम कहेंगे इस गीत के माध्यम से महादेवी वर्मा जी ने मानव को कठिनाइयों की चिंता न करते हुए निरंतर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। और तीसरे स्थान पर व्याख्या में हमें बताना होगा कि महादेवी जी स्वतंत्रता पथ पर, अपने संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ने वाले वीरों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि क्या तुम्हें मोम के समान कोमल ये संसारिक बंधन अपने पास में बांध लेंगे, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, या तितलियों के पर रंगीले से अभिप्राय है सांसारिक आकर्षण। क्या ये सांसारिक आकर्षण, सुंदर सुंदर वस्तुएं तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन जाएंगे, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या भंवरों की मधुर गुनगुनाहट तुम्हें संसार भर का चीख पुकार भुला देगी, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, क्या ओस से भीगे हुए फूलों के ये समूह तुम्हें अपने आकर्षण में पूरी तरह से डुबा देंगे, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, तू अपनी ही परछाई को अपने लिए कारागार मत बनाना, उठो जागो अभी तो तुम्हें बहुत दूर जाना है, यानी अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मत रुको और निरंतर आगे बढ़ते चले जाओ। अब चौथे स्थान पर आएगा विशेष, जिसमें हमें बताना होगा कि इस काव्यांश में महादेवी वर्मा जी ने मार्ग की बाधाओं और आकर्षणों को अनदेखा करते हुए संघर्ष पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। दूसरा, भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, गीत शैली है। यहाँ अनेक स्थानों पर अलंकार आए हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार, और उदाहरण के लिए फूल के दल, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ तितलियों के पर प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग हुआ है, और पूरे के पूरे पद्यांश में चित्रात्मकता है, गेयता है। इस प्रकार यदि हम चारों बिंदु लिखते हैं तो संदर्भ और प्रसंग का 1 अंक, व्याख्या के 2 और विशेष का भी 1 अंक, यानी कुल 4 अंकों की यह सप्रसंग व्याख्या है। अब इसका दूसरा विकल्प देख लेते हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को। बाकी अगले पेज पर है, पहले हम यहीं तक का देख लेते हैं। इसमें भी
सबसे पहले हम बताएंगे संदर्भ। संदर्भ में कविता का नाम है बादल को घिरते देखा है और कवि हैं नागार्जुन। फिर दूसरे स्थान पर आया प्रसंग। इस कविता में कवि द्वारा हिमालय की स्वच्छ निर्मल बर्फ से ढकी हुई सुंदर सुंदर सफेद चोटियों पर घिरते हुए बादलों का वर्णन किया गया है। तीसरे स्थान पर व्याख्या। व्याख्या में क्या बताएंगे कि अमल धवलगिरी के शिखरों पर स्वच्छ निर्मल पर्वत की चोटियों पर बादलों को कवि ने स्वयं घिरते हुए देखा है और छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, जो छोटी छोटी ओस की बूंदें हैं, तुहिन कण का मतलब ओस की बूंदें, जो छोटी छोटी शीतल ओस की बूंदें हैं वे ऐसे लग रही थी जैसे कि छोटे छोटे मोती हों। मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। वे जो ओस की बूंदें थी वे मानसरोवर के अंदर सुनहरे कमल के फूलों पर गिर रही थीं और वहीं पर जो बादल घिर रहे थे उन्हें कवि ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। तो इस प्रकार बच्चों ये तो हुई व्याख्या, और इसके बाद जो विशेष आएगा उसमें हम बताएंगे कि यहाँ कवि ने पर्वतीय सौंदर्य का और साथ ही वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण किया है। भाषा तत्सम खड़ी बोली है। यहाँ अलंकार, अनुप्रास, उपमा इत्यादि आए हैं और गेयता है, तुकबंदी है, संगीतात्मकता है। इस प्रकार अनेक विशेषताएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां प्रश्न है ये, इसमें पहले भाग में 3-3 अंकों वाले और दूसरे भाग में 2-2 अंकों वाले प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, अन्न न भावे नींद न आवे का क्या कारण है? तो इसका उत्तर होगा अन्न न भावे नींद न आवे। इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी यह बता रहे हैं कि विरहिणी आत्मा को परमात्मा के विरह में ना तो अन्न अच्छा लगता है और ना ही नींद आती है। वह उसके विरह में बुरी तरह से तड़प रही है और हर हाल में वह परमात्मा का सानिध्य चाहती है, परमात्मा की समीपता चाहती है। तो इस प्रकार वियोग अवस्था में उसके हृदय की व्याकुलता चित्रित हुई है। अगला है, सपने सपने में सत्य ढला। कविता के आधार पर कविता की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। कविता सब आंखों के आंसू उजले से ली गई है। इसमें वे यह कहना चाहती हैं कि प्रत्येक के सपनों में अपनी अपनी सच्चाई होती है और प्रत्येक व्यक्ति जीवन के हर कदम पर सच्चाई का सामना करता है, परंतु हरेक के सपनों की अपनी सच्चाई है। इसीलिए हमें कभी भी किन्हीं दो में तुलना करके एक को अधिक अच्छा और दूसरे को कम अच्छा नहीं मानना चाहिए। और यही कविता की मूल संवेदना है कि प्रकृति के प्रत्येक क्रियाकलाप में सत्य निहित है। अगला प्रश्न, बादल को घिरते देखा है। कविता के आधार पर कस्तूरी मृग के अपने पर ही चिढ़ने का कारण क्या है? तो इस कविता में कस्तूरी मृग के स्वयं पर ही चिढ़ने का कारण यह है कि वह अपनी नाभि से निकलने वाली खुशबू के कारण मदमस्त होकर उसे ढूंढता हुआ इधर उधर दौड़ता है, परंतु जब वह उस खुशबू को, उस सुगंध को नहीं पा पाता तो वह स्वयं पर ही खींचने लगता है और यही उसके चिढ़ने का कारण है। अगला प्रश्न, जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना लिखिए। इस कविता की मूल संवेदना यह है कि इसमें कवित्री स्वाधीनता के संघर्ष में भाग लेने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहती हैं और दूसरा वह सांसारिक आकर्षणों व पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर आगे बढ़ने का भी संदेश देती हैं। अब 10वां प्रश्न, निम्नलिखित काव्यांशों में से किन्हीं दो काव्यांशों का काव्य सौंदर्य लिखिए। काव्य सौंदर्य 3 अंक का है, जिसमें 1 अंक होगा भाव सौंदर्य का और 2 अंक होंगे
शिल्प सौंदर्य के। तो पहले वाला विकल्प देखते हैं। हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कह कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह वह जाई। यहाँ कबीरदास जी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के द्वारा किए जाने वाले धार्मिक आडंबरों पर व्यंग्य करते हैं और वे ऐसा मानते हैं कि दोनों ही सही राह पर नहीं चल रहे हैं और उन्हें स्वयं अपने लिए उचित मार्ग का चयन करना चाहिए। और इसका यह तो था भाव सौंदर्य। अब शिल्प सौंदर्य की बात करेंगे। शिल्प सौंदर्य में हमें रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, भाषा इत्यादि पर प्रकाश डालना होता है। तो सबसे पहले यहाँ भाषा सदुकड़ी है, सदुकड़ी बोली, और प्रतीकात्मकता है, शांत रस है, छंद पद है, लाक्षणिकता का प्रयोग हुआ है, और हिंदुअन की हिंदुआई में अनुप्रास अलंकार है। ऐसे तुर्कन की तुर्काई में, कह कबीर में यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल सहज सुबोध है और यहाँ माधुर्य गुण है। अब हम देखते हैं दूसरा विकल्प। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु के मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गिले। तो इसमें भी काव्य सौंदर्य लिखते समय सबसे पहले भाव सौंदर्य, यानी इन पंक्तियों का भाव। और इन पंक्तियों में महादेव वर्मा जी स्वाधीनता संग्राम के पथ पर अग्रसर सेनानियों को प्रेरित करते हुए कहती हैं कि क्या संसार की चीखों पुकार तुम्हें अपने कर्तव्य को भुला देगी, क्या भंवरों की मधुर गुनगुनाहट तुम्हें अपने मार्ग पर बढ़ने से रोक लेगी, या ये ओस से भीगे हुए फूलों के दल तुम्हें अपने आकर्षण में डुबो देंगे। अर्थात तुम्हें ना तो सांसारिक बाधाओं से विचलित होना है और ना ही सांसारिक आकर्षणों में फंसकर अपने कर्तव्य पथ को छोड़ना है। और इसके बाद आएगा शिल्प सौंदर्य, जिसमें भाषा सरल सहज सुबोध है, तत्संप्रधान खड़ी बोली है, यहाँ लाक्षणिकता है, प्रतीकात्मकता है और अनुप्रास अलंकार है। जैसे मधु की मधुर में अनुप्रास अलंकार है। फूल के दल, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार आया। और प्रतीकात्मकता है, क्योंकि फूल के दल ये प्रतीक हैं संसारिक आकर्षणों के। ऐसी मधुर की मधुर गुनगुन, यह भी प्रतीक है। तो प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, अलंकार और तत्संप्रधान खड़ी बोली व यहाँ ओज गुण है। आइए अब देखते हैं तीसरा विकल्प। संस्कृति के प्रतिपग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो, मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधो के क्षण गिन लो। तो सबसे पहले भाव सौंदर्य, इसमें कवित्री वैयक्तिक भावनाओं का प्रकृति के प्रत्येक क्रिया व्यापार पर आरोप करते हुए कहती हैं कि संसार के प्रत्येक कदम में तुम मेरी सांसों की आहटों को सुन सकते हो, और जिस तरह से मैं बनी मिटी, अर्थात मैंने अपने जीवन में अनेक बार संघर्ष किया और लेकिन फिर भी मैं उठ खड़ी हुई, उसी तरह से मेरे बनने मिटने में अपनी इच्छाओं के पलों को भी गिन सकते हो। इस प्रकार इस जलते खिलते और बढ़ते हुए संसार में घुल मिल करके अकेले प्राण पलते हैं और हरेक के सपनों में अपनी अपनी सच्चाई ढलती है। अर्थात इस संसार के प्रत्येक वस्तु में, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में उसी ईश्वर की ही अमिट छाप है। और इसके बाद शिल्प सौंदर्य, जिसमें भाषा तत्संप्रधान खड़ी बोली है। यहाँ जलते खिलते बढ़ते, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। और सपने सपने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उद्बोधन शैली है, संगीतात्मकता है, गेयता है और लाक्षणिकता का गुण भी विद्यमान है। इस प्रकार यह काव्य सौंदर्य पूर्ण होता है। और प्रश्न संख्या 11,
निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या में भी पद्यांश की भांति ही 4 बिंदु आएंगे। पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष। संदर्भ में बताना होगा कि ये कौन सा पाठ है, तो पाठ का नाम है टार्च बेचने वाले और लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। फिर प्रसंग में लेखक ने पाखंडी उपदेशकों पर कटाक्ष किया है और ये कहा है कि वे भोली भाली जनता को अंधकार की बातें बताकर ठगने का कार्य करते हैं। और तीसरे स्थान पर आएगी व्याख्या। व्याख्या में हमें इन्हीं पंक्तियों को स्पष्ट करना है। यहाँ ये पंक्तियां दूसरे मित्र द्वारा बोली जा रही हैं जो कि सांसारिक टार्च न बेच करके आत्मा की टार्च बेचता है, जो धर्म उपदेशक बनकर लोगों को ठगता है। कहता है कि आज का मनुष्य गहन अंधेरे में भटक रहा है, उसके भीतर का अंधेरा इतना घना हो गया है कि उसकी आत्मा भी मर गई है। उसमें जलने वाली जो ज्योति है वह भी बुझ चुकी है और सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा व्याप्त हो गया है। ये सारा संसार ही अंधेरामय हो चुका है, अंधकारमय हो चुका है। ये अंधेरा सभी चीजों को निगल रहा है और इसी से आज का मनुष्य बहुत अधिक डर चुका है, घबरा चुका है। वह अपना रास्ता तक भटक गया है और वह उसकी आत्मा जब अंधेरे में डूबी हुई है तो उसके अंदर की आंखें भी अब प्रकाश से वंचित हो गई हैं। वे अंधकार को भेद पाने में असमर्थ हैं और इसी कारण आज मानव की आत्मा घुटती चली जा रही है। इस प्रकार वह श्रोताओं के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए कहता है कि आज मनुष्य की आत्मा डर और दुख के चक्र में फंसी हुई छटपटा रही है और इससे छुटकारा पाने का केवल एक ही उपाय है कि वे उसकी शरण में आए। विशेष में क्या क्या आएगा? जनता को अंधेरे का डर दिखाकर मूर्ख बनाने और धर्म उपदेशकों द्वारा अपना उल्लू सीधा करने की बात यहाँ पर उभारी गई है। दूसरा, भाषा सरल सहज सुबोध है। तीसरा, शैली प्रवाहमयी व विषयानुकूल है। और चौथा, लक्षणा शब्द शक्ति है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। रामचंद्र मोहन मुंशी जी खाते समय रोटी ना लेने के लिए बहाने करते हैं, उनमें कैसी व्यवस्था है? दोपहर का भोजन कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? रामचंद्र मोहन और मुंशी जी सभी आधा पेट खाना खाकर ही और रोटी ना लेने के लिए बहाने करते हैं और तृप्त हो जाने का नाटक करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे सभी अपने घर के हालात को जानते हैं और उनकी व्यवस्था यह है कि घर में गरीबी के कारण रोटी है ही नहीं, इतना अधिक भोजन नहीं है और वे ये जानते हैं कि यदि उन्होंने भरपेट भोजन कर लिया तो घर के अन्य सदस्य बिल्कुल ही भूखे रह जाएंगे। और इसीलिए इसी कटु सत्य को जानते हुए वे अपने भूख पर काबू रखकर बहाना बनाकर और रोटी ना लेने के लिए कहते हैं। अगला प्रश्न, ईद के दिन अमीना के रोने का कारण लिखिए। तो ईद के दिन अमीना के रोने का सबसे बड़ा कारण तो है कि उसे उस दिन अपने पोते हामिद को कुछ विशेष ना दे पाने का कष्ट है, क्योंकि वह हामिद को मात्र 3 पैसे के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकती। और दूसरा, उसे अपने उस पुत्र की भी याद हो आती है जो कि इस समय अल्लाह को प्यारा हो चुका है। और तीसरा, घर में बहुत अधिक गरीबी है और उसे उधार लेकर के ईद मनाने का सामान जुटाना पड़ रहा है। इसीलिए अमीना अपने कोठरी में बैठी हुई रो रही है। तीसरा प्रश्न, अंधेरे का भय दिखाने के बाद टार्च बेचने वाला लोगों से क्या कहता था? तो अंधेरे का भय दिखाने के बाद टार्च बेचने वाला लोगों से यह कहता था कि यदि इस संसार में अंधकार है
तो प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। आप मेरी ये सूरज छाप टार्च लीजिए, इसमें प्रकाश है जो अंधेरे को दूर कर देगा और आप किसी भी प्रकार के दुर्घटना से, चोट लगने से बच जाएंगे। और प्रश्न संख्या 13, प्रेमचंद अथवा अमरकांत का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 कृतियों एवं साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या अथवा कबीर अथवा महादेवी वर्मा का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं और काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों, चारों में से आपको कोई एक करना है। आप वार्षिक परीक्षा के लिए भी यदि केवल 3 प्राचीन कवि याद कर लेते हैं या 3 नवीन, तो भी आपका हर हाल में एक तो किया हुआ आएगा ही आएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ कबीर का स्पष्ट कर देती हूँ कि साहित्यिक परिचय हम लिखेंगे कैसे। साहित्यिक परिचय लिखते हुए हम 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। एक तो उसके जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, दूसरा रचनाएं, तीसरा भाषा शैली और चौथा काव्यगत विशेषताएं। जैसे कबीरदास जी का जीवन परिचय की अगर मैं बात करूं तो कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। उनका पालन पोषण नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। उनके गुरु रामानंद थे और उन्होंने भले ही पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, वे पूरी तरह से निरक्षर थे, परंतु साधुओं की संगति और अपने अनुभव के आधार पर बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त किया और उसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने विभिन्न रचनाएं भी रची। 1495 ईस्वी में मगहर में उनकी मृत्यु हो गई। और दूसरे स्थान पर आएगा इनकी रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साखी, सबद, रमैनी, जो कि बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। वैसे इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। और फिर आगे आएगी भाषा शैली। इनकी भाषा सधुकड़ी है जिसमें अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है और इसमें पद, दोहा आदि छंद रचे गए हैं। और चौथे स्थान पर काव्यगत विशेषताएं या साहित्यिक विशेषताएं जिसे कहते हैं हम, उनमें हमें बताना होगा कि कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे। उन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों पर, आडंबरों पर गहरी चोट की और समाज में फैले हुए अंधविश्वास या सांप्रदायिकता, जात पात, ऊंच नीच आदि की आलोचना करके सभी को प्रेम का संदेश दिया। तो इस प्रकार से बच्चों चारों बिंदु देने से ये पूरे 4 अंक हमें प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप आधुनिक लेखकों का करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, चाहे आप कवियों का करें या फिर लेखकों का। और अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 60 से 70 शब्दों में लिखिए। इस 14वें प्रश्न में क भाग में भी 3 विकल्प दिए गए हैं और ख में भी 3। इन तीनों में से हमें कोई 2 विकल्प करने हैं। क भाग के सभी प्रश्न 3-3 अंकों वाले हैं और ख भाग वाले सभी 2-2 अंकों वाले। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। अंडे के छिलके एकांकी में अम्मा की जो तस्वीर उभरती है अंत में वह बिल्कुल बदल जाती है, टिप्पणी करें। तो इसका उत्तर क्या होगा कि अंडे के छिलके एकांकी में अम्मा के विषय में हमें प्रारंभ में ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह परंपरावादी विचारों की महिला हैं। वह बहुत ही कड़क स्वभाव की हैं और इसी कारण घर के लोगों को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चोरी छिपे काम करना पड़ता है और वे सभी अम्मा जी से छिपकर अपने शौक पूरे करते हैं, जैसे कि अंडे खाना या चंद्रकांता संतति जैसी पुस्तकें पढ़ना। परंतु एकांकी के अंत तक आते आते अम्मा जी की वह तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि अम्मा जी घर वालों के विषय में सब कुछ जानते हुए भी उनके प्रति स्नेह और समय के अनुसार
ढलने की अपनी प्रवृत्ति के कारण उन्हें कुछ नहीं कहती। वे सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रहती हैं और किसी को नहीं टोकती। इससे यह पता चलता है कि अम्मा जी वास्तव में दिल की बहुत ही नरम स्वभाव की हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखक जन्मजात कलाकार है। हुसैन की कहानी अपनी जुबानी आत्मकथा में सबसे पहले कहाँ उद्घाटित होता है? तो इसका उत्तर होगा, लेखक जन्मजात कलाकार है। यह बात हमें सबसे पहले तब पता चलती है जब ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अजहर ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से एक चिड़िया बनाते हैं और मकबूल अपनी स्लेट पर हूबहू वही का वही चित्र ऐसा बना देते हैं कि लगता है मानो ये चिड़िया अभी उड़ जाएगी। तो इसे देख करके उनकी प्रतिभा का पता चलता है। और फिर दूसरी बार जब गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी का पोर्ट्रेट वे ब्लैक बोर्ड पर बनाते हैं तो वे अपनी इस जन्मजात प्रतिभा का परिचय देते हैं। वे अपने इसी गुण के कारण ही बिना कहीं से प्रशिक्षण लिए ही आते जाते लोगों का भी हूबहू स्केच बना करके अपनी जन्मजात प्रतिभा का परिचय देते हैं। तीसरा प्रश्न, क्या घर के बुजुर्गों से कुछ छिपा रहता है? वे उनका विरोध क्यों नहीं करते? तो इसका उत्तर क्या होगा कि घर के बुजुर्गों से कुछ भी छिपा नहीं रहता, क्योंकि वे अपने अनुभव से उड़ती चिड़िया के पर पहचानते हैं। वे अपने अनुभव से जान जाते हैं कि घर के सदस्य क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, परंतु वे उनकी हरकतों से परिचित होने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज करते हैं। वे उनका विरोध इसलिए नहीं करते क्योंकि वे चाहते हैं घर में शांति बनी रहे और घर के सभी सदस्य मिलजुल करके रहें। वे अपने शौक भी पूरे करें और घर के नियमों का पालन भी करें। आगे देखते हैं भाग ख, जिसमें 2-2 अंकों वाले प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में दीजिए। क्योंकि ये 2 अंकों वाले हैं तो कम से कम हमें 2-2 बिंदु तो अवश्य बताने होंगे। पहला प्रश्न, धूम्रपान के दुष्परिणाम लिखिए। तो धूम्रपान के कोई भी 2 बुरे प्रभाव हम बता सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक होता है, इससे टीबी, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा बनता है। यह स्वास्थ्य के साथ साथ धन के लिए भी अत्यंत हानिकारक है। अगला प्रश्न, दुकान पर बैठे बैठे भी मकबूल के भीतर का कलाकार उनके किन क्रियाकलापों से अभिव्यक्त होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? दुकान पर बैठे बैठे भी मकबूल का पूरा ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग पर ही लगा रहता था। वह दुकान के सामने से गुजरने वालों के स्केच बनाता रहता था और वह जितना अपने बही खातों में लिखता था उससे अधिक समय ड्राइंग पेंटिंग में बिताता था। तो इससे उसके भीतर के कलाकार के अभिव्यक्त होने का पता चलता है। तीसरा प्रश्न, अंडे के छिलके एकांकी में किस पात्र की कौन कौन सी आदत आपको अच्छी लगी और क्यों? तो इसका उत्तर प्रत्येक छात्र के लिए, प्रत्येक छात्रा के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आप जिस किसी भी पात्र को अच्छा समझते हैं उसी की कोई 2 विशेषताएं बता दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम लिखें कि अंडे के छिलके एकांकी में हमें राधा का पात्र सबसे अच्छा लगा क्योंकि उसमें आदत है कि वह दूसरों की चुगली नहीं करती, चुपचाप घर के काम में लगी रहती है और वह पढ़ने लिखने की शौकीन है, और हम भी उन्हीं आदतों को अपनाना चाहेंगे। अपनी उन्हीं आदतों के कारण वह हमें बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही यदि मान लीजिए आप वीणा के बारे में कहना चाहते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि इस एकांकी में हमें वीणा का पात्र सबसे अच्छा लगा क्योंकि उसमें कई अच्छी आदतें हैं, जैसे वह पढ़ी लिखी है, घर के कार्यों में कुशल है, अपने घर को सहेज कर व्यवस्थित रखती है, अपने देवर और जेठानी के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखती है और बड़ों का भी आदर करती है। और ऐसे ही यदि मान लीजिए आप पुरुष पात्रों से प्रभावित हैं और आपको प्रमोद का पात्र अच्छा लगता है तो आप ये कह सकते हैं कि हमें इस एकांकी में प्रमोद का पात्र सबसे अच्छा लगा क्योंकि वह तीनों भाइयों में सबसे छोटा होने के कारण चुलबुला है,
हंसमुख है, वह अपनी माँ यानी अम्मा जी का भी आदर करता है और भाभीियों के साथ भी मधुर संबंध बनाकर रखता है। हम भी उसकी इसी आदत से प्रभावित होकर ऐसे ही स्वभाव को अपनाना चाहते हैं और साथ ही वह क्रियाशील भी है और यही कारण है कि बारिश के होते हुए भी वह भाभी के कहने पर तुरंत अंडे खरीदने के लिए चल देता है, आलस नहीं करता। तो हम भी उसी की भांति सक्रिय बनने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार आप चाहे किसी भी पात्र का नाम लीजिए, उसी पात्र की कोई 2 विशेषताएं आपको बता देनी होंगी। बच्चों, मुझे आशा है कि अब आपको यह प्रश्न पत्र समझ आ चुका है और अब आप पूरा प्रश्न पत्र अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। अंक योजना के अनुरूप आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और यदि फिर भी आपकी कोई समस्या रह गई हो तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और यदि आपको ये प्रश्न पत्र अच्छी तरह से समझ आ गया है तो अपने बाकी मित्रों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।